नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस को लेके, आपके पर्सनल पोर्टफोलियो को लेके। अलग अलग गेस्ट से हम बातचीत करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके, और साथ ही साथ पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी दिलवाते हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे, जिसमें आप व्हाट्सएप के जरिए, यानी कि 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आस्क आवाज योर मनी, ये हमारा हैशटैग है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ईमेल के जरिए, यानी कि yourmoney@nw18 ये हमारा मेल आईडी है, इस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हर बार की तरह हम योर मनी में बातचीत करते हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर, और अपने जानकारों से चर्चा करते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिनवाइज पीएफएस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश मैम मौजूद भी हैं। प्रतिभा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सवालों पर तो मैं बातचीत करूंगा ही आपसे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज हमने आइडेंटिफाई किया है वो है अल्फा के बारे में। आमतौर पे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा शब्द है ये अल्फा, और इसका इस्तेमाल म्यूचुअल फंड में कैसे होगा ये एक और कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो आप सरल भाषा में अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके समझाएं कि पहले अल्फा होता क्या है, दूसरा निवेशकों के लिए कितना ज़रूरी है, तीसरा म्यूचुअल फंड में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ डिटेल्स इसके बारे में। सुमित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई लव कमिंग टू योर शो। अल्फा टेक्निकली अगर बताया जाए, इट्स आउट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड वर्सेस द बेंचमार्क ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस। लेकिन आपने अभी बताया कि सिंप्लीफाई करें तो हम ये रिस्क एडजस्टेड छोड़ देते हैं। आज के डिस्कशन के लिए विल कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग कि अल्फा क्या होता है, एक्सेस रिटर्न्स ओवर द बेंचमार्क। आमतौर पे जब हम एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक्सपेंस रेशो रहता है, म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशो कहीं भी 1.5% से लेकर 2.25% तक कहीं भी हो सकता है ये एक्सपेंस रेशो। और जो इंडेक्स फंड्स है उसमें आपका एक्सपेंस रेशो होता है 0.6 से लेकर 0.9। तो क्यों हम इतना ज्यादा एक्सपेंस रेशो पे कर रहे हैं? जब 0.9 में मिल रहा है तो हम 2.25 क्यों देना चाहते हैं? ये इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हमें यकीन है कि ये जो फंड हम चुन रहे हैं वो बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म करेगा, बेंचमार्क से एक्सेस रिटर्न हमें देगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर एक इन्वेस्टर जब वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन करे तो अल्फा को बहुत क्लोजली ट्रैक करे कि वो कितना आउट परफॉर्म किया है इन द लास्ट फ्यू इयर्स। नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो इन्वेस्टर्स सिर्फ एक चीज देखते हैं, पास्ट रिटर्न्स, कि ट्रेलिंग रिटर्न्स कितना हुआ है। अगर रिटर्न्स अच्छा है तो बहुत आराम से कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं। ये रिटर्न्स तो इसलिए है कि अंडरलाइंग एसेट्स का एप्रिसिएशन हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कि वो जो बेंचमार्क है उससे ज्यादा कितना रिटर्न्स हमें मिला है। तो नॉर्मली इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द एबिलिटी ऑफ द फंड ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। ऐसा नहीं कि एक बार बहुत ज्यादा अल्फा हो गया और बाद में इट्स मोर और लेस हगिंग जो बेंचमार्क है उतना ही रिटर्न मिल रहा है। तो हम जब फंड सिलेक्ट करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर अल्फा चाहिए तो रोलिंग रिटर्न्स देखें, और 3 to 5 ईयर पीरियड में देखें कि कितने बार, कितने परसेंटेज टाइम्स ये फंड ने आपके बेंचमार्क को बीट किया है। अगर 70 to 80% नहीं है तो हम वो फंड रेकमेंड ही नहीं करते। हमारा सुझाव है कि आप भी ऐसे ही करें, अल्फा को बहुत क्लोजली ट्रैक करें। ओके प्रतिभा मैम, सरल भाषा में मैं जो समझा हूं, अगर निफ्टी के आधारित कोई फंड है जो कि निफ्टी 50 में निवेश करता है, और निफ्टी ने अगर 10% रिटर्न दिया है और उस फंड का जो रिटर्न है वो 15% है, तो इसका अल्फा करीब 5% होगा, राइट? एब्सोल्युटली राइट। और हमें इसलिए इसको ध्यान देना जरूरी है क्योंकि हम हर बार फंड मैनेजर को करीब 2-2.5% के आसपास की फीस दे देते हैं, तो नेट हमारे पास 2-2.5% के आसपास का एक्स्ट्रा रिटर्न बच रहा है। एग्री? एब्सोल्युटली राइट। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि हम जब अल्फा की बात करते हैं सिर्फ अपसाइड की बात करते हैं कि अगर बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो कितने परसेंटेज से अपसाइड हमें मिल रहा है। ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब गिरता है बेंचमार्क तो उससे कम गिरे। ये हालांकि इससे शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वल नहीं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट गिरता है, जब बेंचमार्क गिरता है, आपका अल्फा क्रिएशन का एबिलिटी होता है तो आपका जो फंड, आपका चुना हुआ फंड कम गिरेगा। -5% किसी ने रिटर्न दिया तो आपका फंड -2% दिया तो अल्फा हुआ 3%। नेगेटिव में भी अल्फा होता है। तो अगर आपने कोई फंड लिया है जिसका रिटर्न -5 है और वो रिटर्न, आपका फंड अगर 0% से बढ़ा या नहीं बदला, तो एटलीस्ट आप उस
इंडेक्स के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म करके गए हैं, ये प्रतिभा मैम कहना चाह रही हैं। लेकिन प्रतिभा मैम, अगर किसी फंड की परफॉर्मेंस इंडेक्स से भी खराब है, मान लीजिए इंडेक्स में 10% की गिरावट आती है और फंड 15% नेगेटिव परफॉर्म करता है उस ड्यूरेशन में, तो एक इन्वेस्टर के लिए तो ये करीब 17, 17.5, 18% तक का लॉस हो गया। एब्सोल्युटली। जब फंड एक आध बार ऐसा होता है, हो सकता है अच्छे फंड के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है कि वो जो अंडरलाइंग उनका थीसिस है वो रॉन्ग हो गया और इसलिए नहीं हो रहा है। लेकिन कंसिस्टेंटली अगर नेगेटिव है तो आप परसेंटेज टर्म्स पे कैलकुलेट करोगे तो आप इमीडिएटली एक्शन लोगे कि कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कंसिस्टेंट नेगेटिव परफॉर्मेंस आ रहा है, तो मैं क्यों ज्यादा दूं, इससे अच्छा तो मैं वो इंडेक्स ही खरीदूं। तो एक और चीज प्रतिभा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने कितने समय में एक आम निवेशक को किसी फंड की अल्फा को बार बार चेक करना चाहिए, क्योंकि हर आमतौर पे हम करते हैं 6 महीने का रिटर्न, साल भर का रिटर्न इवेलुएट करके उसमें हम पैसा डाल देते हैं, बेंचमार्क देखते हैं और अपना रिटर्न देखते हैं, निवेश कर देते हैं। लेकिन अगर किसी के पास कोई फंड है तो उसे कितने कितने समय में इसको मॉनिटर करते रहना चाहिए? नॉर्मली 1 साल में एक बार पोर्टफोलियो को अगर मॉनिटर करेंगे तो अच्छा है। उससे कम समय में हो सकता है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप निवेश करने से पहले बराबर अपना रिसर्च करें कि आपका जो फंड आप सिलेक्ट कर रहे हो उसने कंसिस्टेंटली 3 साल में, 5 साल में रोलिंग रिटर्न्स के ऊपर रिटर्न्स दिया है, मतलब अच्छा खासा अल्फा है। और फिर अगर आप उसको रिव्यू करोगे साल में एक बार तो ठीक है। हर महीना देखना आपको अननेसेसरी टेंशन देगा और ये उतार चढ़ाव तो होती रहती है। ऑन एन एवरेज इफ इट इज गिविंग यू गुड रिटर्न्स इन 1 ईयर पीरियड, इट्स गुड टू हैव। एक चीज जो प्रतिभा मैम ने बहुत ही माइन्यूटली आपको बताई है वो आप और समझ लीजिए कि बार बार भाव देखने से भाव नहीं बदलता है, भावना बदल जाती है। तो आप फंड को रोज मत देखें, कुछ कुछ समय में देखें, ताकि आपको इसका अंदाजा लग जाए कि आपका निवेश कहां पहुंचा और आपका निवेश सही है कि गलत है। रोज देखने से वो बदलेगा नहीं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों से भी और ले लेते हैं कुछ सवालों को भी। सबसे पहले दर्शक जो हमारे साथ हैं वो जोधपुर से मौजूद हैं। अलकेश मेहता साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मेहता साहब नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग मेहता साहब, क्या सवाल है आपका? सर एक्चुअली हमारी 6 SIP चल रही है 6 फंड में। मतलब टोटल 9,000 है अमाउंट, मतलब SIP का जी उन 6 फंड्स में। और अभी करंट पोर्टफोलियो साइज अराउंड 30 lakhs है। ओके। और अभी ये 10 ईयर से SIP चल रही है, तो अभी एवरेज रिटर्न अराउंड 13.5% आया है। तो अभी हमें मतलब SIP का अमाउंट इंक्रीज करना है 9,000 से 15,000। तो नए कौन से फंड में मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग फंड चल रहे हैं उसमें से किसको रिड्यूस करें या किसको रिमूव करें? अलकेश जी, जो मेरे को बैकएंड टीम ने जानकारी दी थी, आपके करीब 13 फंड चल रहे हैं, जिनमें से आपने शायद 5 में अपनी SIP को या 6 में अपनी SIP को कंटिन्यू कर रखा है, और बाकी फंड है आपके पास लेकिन आपने SIP उनमें रोक रखी है, राइट? यस करेक्ट। ओके। और अब आप नए या रीशफलिंग चाह रहे हैं कि किन में और नई SIP जोड़ी जाए और किन को रोक देना चाहिए, एग्री? हाँ, मतलब यस करेक्ट, रीशफलिंग हो या रिड्यूस किसमें करना चाहिए जी। और एक और चीज अलकेश सर, अब यहां से आप कितना समय और देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी 10 साल से निवेशित हैं? अराउंड 15 ईयर्स और दे सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अलकेश सर। प्रतिभा मैम पुराने निवेशक हैं और अच्छी चीज क्या है, 29 साल इनकी उम्र है और ये इतना कुछ सोच चुके हैं, 13 साल से कर रहे हैं, 10 साल 15 साल और सोच के बैठे हैं SIP। और चलिए वो बात मानता हूं कि लंबे समय में इन्होंने बहुत सारे फंड्स पे पैसा डाल दिया है, लेकिन अब वो सही समय पे इन्होंने इवेल्युएट भी कर लिया किससे रुकना है किससे निकलना है। क्या राय आप रखते हो, क्या करना चाहिए ना? अलकेश जी, बधाई हो, आपने 19 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट चालू किया और बहुत बहुत कम लोग इतने यंग एज में इतना दूर की सोचते हैं। आपने 13 फंड्स इकट्ठा किया और अच्छी बात है कि आप अभी चाहते हैं कि उसको थोड़ा कम किया जाए। तो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स जो रिटेन करें वो मैं बताती हूँ। एक्सिस मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, DSP फ्लेक्सी कैप, ये सब आपको रिटेन करना है। जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको रिटेन कीजिए। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, निपॉन मल्टी कैप, SBI लार्ज कैप, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, UTI वैल्यू अपॉर्चुनिटीज, ये जो फंड्स है इसको रिटेन कीजिए। बाकी को आप मौका
के टैक्स के हिसाब से और एग्जिट क्लॉज के हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हैं। और जो आपका एग्जिस्टिंग SIPs है वो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप उसको कंसोलिडेट करें। अब आप 9,000 से 15,000 करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात। जो आपके पास है फंड्स, वही में 5 फंड्स को चुन के आप इस तरह से अपना SIP कर सकते हो, जो मार्केट कैप को भी नजरअंदाज रखते हुए हम करते हैं। एक्सिस मिड कैप में 3,000, HDFC फ्लेक्सी कैप में 3,000, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 3,000, SBI लार्ज कैप में 3,000 और UTI वैल्यू अपॉर्चुनिटीज में 3,000। ये 15,000 का अगर आप करोगे और आपका फंड्स 13 से कम हो जाएगा तो आपका बहुत अच्छी तरह से पोजीशन है और आपका रन भी बहुत ही लंबा है, क्योंकि आप सिर्फ 29 इयर्स के हो, ऑलरेडी 10 इयर्स से इन्वेस्टर। तो अल्केश सर, पहली चीज तो शानदार तरीके से आपने प्लान किया और आपने ये फैसला बहुत पहले लिया। निवेश कहाँ किया वो तो बात की बात है, लेकिन निवेश कब किया वो आपके लिए बहुत क्रूशल था और आपने वो सही समय पर किया। और अभी भी आप 10 साल देने को तैयार हैं, 12 साल देने को तैयार हैं, तो आप निवेशित रहें। रीशफलिंग की बात आपको बताई दी प्रतिभा मैम ने, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और अभी आप जो घटाने वाले नाम हैं वो भी बताए गए हैं और जो नए नाम हैं वो भी आपको बताए जा चुके हैं। आप इनकी फ़ोटो खींच सकते हो, इनको अपने पास लिख सकते हो। अब चलते हैं सीधे देहरादून, वहाँ पर हमारे साथ संदीप जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार सिंह साहब। सर जी, मैं अभी नया इन्वेस्टर हूँ। तो अभी मेरा प्लान है जो वो घर लेके, मेरा जो लक्ष्य है वो घर खरीदने को लेके। ओके। तो मैं उसकी लोन की EMI के साथ साथ अभी SIP में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जैसे कि 15 से 20 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें मैं कुछ भी रिस्क थोड़ा कम ही चाहता हूँ। ओके। तो सिंह साहब, आपने घर का जो लोन आपका चल रहा है वो 15 से 20 साल का, राइट? जी 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 सर। ओके। और आप अपनी EMI के साथ साथ एक SIP करना चाह रहे हैं, राइट? जी सर। आपकी EMI कितनी होगी, कोई अंदाजा आपको? सर ये 9,000 के लगभग है। ओके। और अब आप SIP करना चाह रहे हैं 2,000 रुपए के आसपास, राइट? हाँ जी, 500 रुपए। उसके बाद मैं हर साल जैसे सैलरी बढ़ती रहेगी तो मैं वैसे आप इंक्रीमेंटल से बढ़ाते रहेंगे। बहुत अच्छी सोच है सिंह साहब आपकी है। और प्रतिभा मैम, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि आपकी जितनी आपका जितना EMI जाता है, अगर आप उतना SIP कर दो तो एक समय तक आते आते आपके घर का लोन और घर दोनों ही फ्री हो जाते हैं, अगर 15% के दर से हम ग्रो करें तो बाजार में। लेकिन क्या ये इनके लिए पॉसिबल है? 15 साल के लिए इन्होंने सिर्फ 30 से 40 लाख का लक्ष्य साधा है और इंक्रीमेंटल SIP है, गोइंग फॉरवर्ड और बढ़ाएंगे उसे। कैसे देखें इस सिचुएशन को? संदीप जी अगेन वेरी वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। नॉर्मली ये सब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन सच में नहीं देखा है। जो EMI भी बढ़ रहे हैं, EMI बढ़ते ही उनका कैश फ्लो प्रॉब्लम हो जाता है। उन्होंने SIP भी चालू किया है। तो आपने स्टार्ट जरूर किया है 2,000 रुपीज से। ये 2,000 रुपीज का जब SIP आप करते रहोगे 15 साल के लिए और कुछ स्टेप अप नहीं करोगे तो 10 लाख तक आपका इकट्ठा हो, 10.1 तक आपका इकट्ठा हो जाएगा 15 साल के टाइम में। लेकिन अगर आप हर साल जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ता है, आप 10 या इनकम बढ़ता है, आप 10% से अगर इसको इंक्रीज करोगे तो 17.36 हो जाएगा। लेकिन इससे आपका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको चाहिए 30 और 40 के बीच में रिटर्न लमसम चाहिए 15 साल बाद। इसके लिए 2 तरीका है। ये तो आप 2,000 से ही स्टार्ट करें और 20% आप बढ़ाते जाएंगे तो 33 लाख तक आपका इकट्ठा हो जाएगा 15 इयर्स में। दूसरा तरीका है कि अगर आपका कैश फ्लो परमिट करता है तो वो 2,000 को अभी से थोड़ा बढ़ा दे, तो फिर आप स्टेप अप थोड़ा कम भी करेंगे तो आपका मकसद रीच हो जाएगा। तो संदीप जी, पहले तो सही फैसला है आपका, सही तरीका है। आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस्ड जरूर सिचुएशन रहेगी फाइनेंशियली, बट एटलीस्ट उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको काफ़ी हद तक काम करके देगा। आपको तरीका बताया प्रतिभा हमने, आप उसको फॉलो कर सकते हो, थोड़ा स्टेप अप कर सकते हो 20% के आसपास, और आपका 33 लाख का जो कॉपस है वो एक बार को जमा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब एक सवाल आया है मध्य प्रदेश से, जहां पर रविंद्र कुमार गुप्ता जी ने एक सवाल पूछा है। उनकी उम्र 40 साल है, करीब 65,000 रुपए की SIP वो मौजूदा निवेश के तौर पे करते हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू एग्जिस्टिंग 12 लाख है, लेकिन वो 10 साल में 10 करोड़ का लक्ष्य साध के चल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए ये निवेश करना चाह रहे हैं। तो प्रतिभा मैम, 10 साल में 10 करोड़, ये थोड़ा ज़्यादा लंबी अवधि में, मतलब छोटी अवधि में ज़्यादा बड़ा कॉर्पस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या रीशफलिंग, कैसे मान के चलें इसको हम?
नंबर वन तो ये उन्होंने बराबर कैलकुलेट किया है कि 10 करोड़ लगेगा 10 इयर्स बाद, क्योंकि लोग इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते, जब वो अपना कॉर्पस कैलकुलेट करते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं, तो 10 करोड़ लगेगा। लेकिन 10 इयर्स बहुत कम समय अवधि है कि ये 10 करोड़ इकट्ठा करने के लिए। आज की तारीख में जो आपका सिप चल रहा है 65,000, अगर वो 65,000 से आप 15 साल तक, आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते रहोगे तो आप 78 लाख इन्वेस्ट करोगे मार्केट में और आपको मिलेगा 1.51 करोड़। अगर उसको स्टेप अप भी करोगे तो 2.19 मिलेगा 10% में, और 20% में 3.28 मिलेगा। और अच्छी बात है कि आपने 12 लाख ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया है, वो भी जो बाकी बचे सालों में 37 लाख तक बन जाएगा। लेकिन इससे आपका 10 करोड़ नहीं बनेगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो चाहिए आपको वो बहुत बड़ा है और टाइम सिर्फ 10 साल का है। अगर आपको 10 साल में इतना पैसा इकट्ठा करना है तो आपको 1.9 लाख का एसआईपी लगेगा, और इसको 20% से आपको एवरी ईयर इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आपका रकम बनेगा, और टू एट 12% रिटर्न्स। ये तो आपकी प्लानिंग की बात। दूसरी जो है, आपने हमें दिया है कि आप कौन से फंड्स में आज की तारीख में निवेश कर रहे हो। तो ये जो 3 फंड्स है इसको रिटेन करें। कोटक ब्लू चिप फंड जिसमें आप एसआईपी कर रहे हो 10,000 के, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जिसमें आप 10,000 कर रहे हो, एसबीआई मैग्नम फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड उसमें 10,000 करो। ये कंटिन्यू करें, इसको स्टॉप ना करें, और इस पे 3 और फंड आप ऐड कर दीजिए बाकी फंड्स के को डिसकंटिन्यू करते हुए। एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज 10,000 रुपया, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड 10,000 रुपया, और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड 5,000। इससे आपका मार्केट कैप का भी ध्यान रखा जा रहा है और स्टाइल्स का भी ध्यान रखा जा रहा है, तो आपका काफी बैलेंस सा एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ रणनीति रविंद्र सर आपको बताई गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपको प्रतिभा मैम ने सारा जो रिटर्न कमा के दिया है या फिर जो कैलकुलेट करके दिया है, ये 12% की दर से किया है। आमतौर पे अगर कहीं बाजार की तेज़ी बरकरार रही और 14-15% का एवरेज रिटर्न आ गया तो शायद थोड़ा सा कॉर्पस आपका आप कम भी करेंगे तो भी आपको टारगेट्स आपके अचीव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कंजर्वेटिव साइड पर 12% को मानने में कोई बुराई नहीं है, तो उस हिसाब से आधार मान के आप निवेश कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आगे प्रतिभा हमारे साथ बनी रहेंगी, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे, कुछ और सवालों को लेकर भी, कुछ और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स को लेकर भी। छोटे से ब्रेक के उस पर हम बातचीत कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर, और प्रतिभा हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, जो हमें हेल्प कर रही हैं सबके सवालों के जवाब दिलवाने के लिए। निशांत गुप्ता छत्तीसगढ़ से हमारे अगले दर्शक हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार गुप्ता जी। सर मेरे को 1 करोड़ अचीव करना है और मेरी मंथली एसआईपी 1 लाख की है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि उसको जल्दी अचीव कर सकूं सर? सर ये जल्दी का कोई अवधि आपने तय की है, कितने सालों में? मिनिमम 5 ईयर्स। मिनिमम 5 ईयर्स जी, म्यूचुअल फंड या स्टॉक दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकूं और उस टारगेट को अचीव कर सकूं सर। तो गुप्ता जी ये आप पहला निवेश शुरू करने जा रहे हैं क्या? नहीं, पहले कर रहा था मैं, लेकिन अभी मतलब 1 लाख मुझे करनी है हर मंथ। 1 लाख एसआईपी आप नहीं करना चाह रहे हैं और आप 1 करोड़ करना चाह रहा हूँ। ओके, 1 करोड़ करना चाह रहा हूँ अभी। जी जी ओके। प्रतिभा मैम सवाल है इनका, ये 1 लाख रुपए की नई एसआईपी करने की इच्छा रख रहे हैं और इन्होंने 5 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य साधा हुआ है, तो ये कितना अचीवेबल है? 1, दूसरा कौन कौन से फंड्स जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे इन्हें? पहले तो उन्होंने ये भी बताया कि स्टॉक्स में करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स में। मेरा सजेशन यही होगा कि म्यूचुअल फंड्स में करें। एक तो वो बहुत ही इजीली सेटअप हो जाता है एसआईपी कि हर महीने आपको ये नहीं सोचना है कि आप क्या खरीदे, और आपको ज्यादा टाइम और एफर्ट नहीं डालना है सिलेक्ट करने के लिए। तो रिस्क और रिटर्न दोनों ना एक ही कॉइन के दो बाजू होते हैं। हम हमेशा जब स्टॉक्स की बात करते हैं सिर्फ रिटर्न की देखते हैं, रिस्क की नहीं। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी हो सकता है। आप तो अपने आप से अगर 1 लाख का एसआईपी करोगे तो आप 50 स्टॉक्स तो नहीं चुन पाओगे, और म्यूचुअल फंड वो करेगा। तो हमारा स्ट्रॉन्ग सजेशन है आप म्यूचुअल फंड्स में ही स्टिक करें। 1 लाख का जो एसआईपी करना चाह रहे हैं आपके लिए ये 5 फंड हम रेकमेंड करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें आप 20,000 का एसआईपी कर सकते हो। एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड जिसमें अगेन आप 20,000 का करें।
एलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड में 15,000, क्योंकि थोड़ा वॉलिटिलिटी को कम रखेगा वो। मेरे एसेट मिड कैप फंड में 15,000 और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो मैंने बताया आपको। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 10,000। तो इसमें टोटल 1 लाख अगर आप करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न्स अच्छा रहेगा। लेकिन आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि आप 60 मंथ्स के लिए 1 लाख करोगे और 60 लाख का निवेश करोगे और वो 1 करोड़ 5 इयर्स में बन जाएगा, थोड़ा ज्यादा स्टिफ एक्सपेक्टेशन है। हम 12% के हिसाब से अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो अच्छा होगा। थोड़ा आपको समय अवधि बढ़ाना पड़ेगा कि 5 इयर्स के बदले में 6 या 7 इयर्स करेंगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप इजीली अचीव कर पाओगे। और इस दौरान जब वॉलिटिलिटी होती है तो आप लगे रहे ये अच्छे फंड्स है और उसको सालाना रिव्यू करते रहे। तो गुप्ता जी, पहली चीज, आप 60 लाख रुपए के निवेश को आप चाह रहे हैं कि वो 1 करोड़ हो जाए, तो वो इतनी इजीली अचीव तो नहीं होता। लेकिन हाँ, आप म्यूचुअल फंड का रास्ता लेकर अगर चलेंगे तो कुछ समय में आप जरूर उसे अचीव होते हुए देखेंगे। दूसरा, क्योंकि आप नए निवेशक हैं, आपने स्टॉक मार्केट में निवेश करने की बात भी की और पर्सनल फाइनेंस में भी, तो नए निवेशकों के लिए सबसे आसान तरीका होता है या तो म्यूचुअल फंड में जाएं। अगर वो थोड़ा और समय या थोड़ा और डेडिकेशन दे सकते हैं बाजार को तो ETF में चले जाएं। लेकिन अगर वो और ज़्यादा डेडिकेशन दे पाएंगे तो आपके लिए स्टॉक्स बने हैं। स्टॉक्स समय मांगते हैं आपका, म्यूचुअल फंड आपके लिए एक डेडिकेटेड फंड मांगता है। तो आप दोनों तरह की चीज़ों का अंतर समझें और उसके हिसाब से निवेश करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रतिभा मैम, जाने से पहले आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स कौन कौन से रहेंगे? हमेशा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, बैलेंस एडवांटेज में एलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड और कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड। तो 4 फंड आपकी स्क्रीन पर हैं। यानी कि अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड, अलग अलग तरह के निवेश चाह रहे हैं तो आप इस फंड के ऊपर निवेश कर सकते हैं। ये एक नाम आपको प्रतिभा ने बताया है। इसके अलावा मेरे एसेट का एक मिड कैप फंड भी है, यानी कि मिड कैप की जो तेजी है उसको आप इनकैश करना चाह रहे हैं तो इस फंड में। कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड, जहां पर आप छोटे जो स्मॉल कैपिटल की कंपनीज हैं उनके अंदर निवेश करना चाह रहे हैं वहां कर सकते हैं। और इन्वेस्को का एक कॉन्ट्रा फंड भी आपके लिए रखा गया। तो एक पूरा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो ये स्टॉक्स या ये माफ कीजिएगा फंड्स जो हैं इनके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। प्रतिभा मैम, हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ईजिली हमें समझाने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार लगातार खबरों का सिलसिला आगे बना रहेगा।